रूह बार-बार नज़र भागकर जयराम को देख रही थी, जो बिल्कुल आराम और सुकून से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में इनके दौरान कोई भी बात ना हुई थी। रूह से नज़रें चुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, जिसके साथ क्या करेगा। उसने एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जयराम को देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा ना था, जबकि बार-बार रूह को अपनी तरफ इस तरह से मतवजा देखकर मुस्कुराता। "क्या हुआ बेबी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?" उसने फिक्रमंदी से पूछा। जयराम उस पे क्या ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वो ना तो डाँट रहा था और ना इस पर गुस्सा आ रहा था। गाड़ी इसी होटल के सामने रोकी जहाँ पर वो अक्सर खाना खाते थे। "चलो बेबी, बहुत ही भूख लगी है।" उसके सर का दरवाज़ा खोले खड़ा उसे बाहर आने को बोला। रूह भी बिना चूँ-चुना उसके साथ आई थी। "जयराम, खाना ऑर्डर किया था।" "शुरू कर दिए बेबी, देखने के लिए नहीं आया रखा।" जयराम ने मुस्कुराते हुए बोला। "परसों तैयार है ना?" और वो अपनी बात की बहुत ही पक्की है, अगर हम नहीं गए तो वो खुद आ जाएगी लेने। जयराम ने मुस्कुराते हुए कहा। "रोज तुम कुछ खा क्यों नहीं रही?" इस बार वो शो ही छोड़कर जरा सीरियस अंदाज में बोला। "मुझे भूख नहीं है।" "रूह ने जल्दी से खाना खाओ।" जयराम साथी से बोला। उसने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। "तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि खाना खाओ।" इस बार वो गुस्से से बोला। वो पहले ही डरी सामने बैठी हुई थी। उसके साथ घुड़ी से फौरन अब खाना खाने लगी। जब तक वो ठीक से ना खाती, जयराम उसको घूरता रहा। "बेबी, तुम खुद मुझे साथी करने पे मजबूर करती हो। यकीन करो, तुम पर गुस्सा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।" वो मुस्कुराकर उसको कह रहा था, जैसे रूठी हुई बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा हो। "अब घर चलें? लैम्प ड्राइवर फिर किसी दिन चलेंगे। मौसम खराब हो रहा है।" खाना खाने के बाद जयराम ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। घर आ चुका था। वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी, जबकि रूह समझ नहीं पा रही थी, तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद जयराम इतना नॉर्मल कैसे है? जयराम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी हुई थी। "रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इस तरह से बिना स्वेटर पहना, बिना शाल के बैठी हो। सर्दी देखी है तुमने बाहर कितनी हो रही है? तुम इंतहा दर्जे की लापरवाह लड़की हो। अपना नहीं तो मेरा ख्याल कर लो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?" उसे डांटते हुए आगे बढ़ा। उसे बेड पर बैठने का कहते हुए कम्बल उस पर डालने लगा। "सर्दी ज्यादा होने लगी है, अपना ख्याल रखो। तुम्हें कुछ हो गया तो पहले ही बहुत ही बीमार हो।" वो मुस्कुराकर कहता, उसकी गोद में सर रखा। वो उसके हाथ उठाकर उसको अपने सीने से पर रखे। "बहुत हासो तुम, बहुत हास।" आंखें बंद किए उसका हाथ अपनी लबों तक लेकर गया। "यार वो सार।" रूह ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, बेचारा सीधा होकर बैठ गया। सामने "श्श, मैंने पूछा कुछ?" "नहीं ना, तो क्यों मुझे याद दिला रही हो कि तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने कब कहा कि मुझे सफाई चाहिए? मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। मैं तुम्हारी इस गद्दारी को तुम्हारी नादानी समझकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे बार-बार याद दिला रही हो। अंदाजा भी है रूह, मेरे साथ गद्दारी करने वालों को मैं क्या हश्र करता हूँ। मैं तुम्हें इस गलती की कोई सज़ा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता। प्लीज़ बार-बार इस सब बातों का ज़िक्र मेरे मत करो मेरे सामने। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता रूह, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे याद मत दिलाओ कि तुमने मेरे साथ गद्दारी किया। मैं भूल जाना चाहता हूँ, मुझे भूलने दो।" आपको पता कैसे चला? रूह फिर से बोली। "मैंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाना है यहाँ से। मुझे वापस पाकिस्तान आना है। आपके साथ चिट्टा मुझे छोड़कर जाओगी तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बकवास करने की?" जयराम का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। उससे पहले कि वो थप्पड़ से संभलती, जयराम ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। "दोबारा ऐसी बकवास करने से पहले एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाने दूँगा।" उसके मुँह पर धरा था। "नहीं रहना मुझे आपके साथ, मेरे नहीं रहना मुझे किसी कातिल के साथ। आप कातिल हैं, नहीं रह सकती आपके साथ।" रूह चिल्लाते हुए बोली थी, जब जयराम ने उसका हाथ थामा और घसीटते हुए बालकनी में लेकर आया। बारिश अपने जोर पर थी। जाम ने जल्दी से उसे बाहर बारिश में दिखा दिया। "तुम्हारे पास आज रात का वक्त है। मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, समझ जाओ। शायद ये बारिश तुम्हारे दिमाग से मुझसे दूर जाने की सोच को तोड़ दे। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम मुझसे किसी किस्म की राहत की उम्मीद मत रखना।" उसने बालकनी के शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। यार, को कैसे पता चला कि रूह के पास मोबाइल है? वो लड़की है ही बेवकूफ। मैं कैसे सोच रहा था कि आम सी लड़की इस मामले में मेरी मदद कर सकती है। पता नहीं यार इस लड़की के साथ क्या करेगा। और मुसुमा न जाने वो कहाँ है। वो मुसलसल अपने फोन से मुसुमा को फोन करने की कोशिश कर रहा था। उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। पता नहीं ये दोनों लड़कियां ठीक भी होंगी या नहीं। अब और कोई चारा ना था। उसने शाम को फोन किया और शाम ने पहली बेल पर ही फोन उठा लिया। यार, मेरी बात सुनो, इस सब में रूह की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे कहा था, तुमने उसे कहा था कि तुम मुझे फांसी के फंदे से बचाओगे। तुम मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को डाला था। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ काट दिया। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे छोड़ना चाहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब वो तुम्हारी गलती की सजा भुगत रही है। मैंने तुमसे कहा था सर, मेरी बीवी से 10 कदम के फासले पर रहना, मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा तो मत देखना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने अच्छा नहीं किया सर, तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें उसका हिसाब जो करना होगा, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। याम ने गुस्से से कहते हुए फोन काट दिया और फिर फोन उठाकर दीवार से दे मारा। इसलिए एक नजर बाहर देखा, जहां वो अंधेरे में बारिश के बीचों बीच बैठी थी। बारिश से बचने की कोई जगह ना थी। रूह को तकलीफ पहुंचाकर वो खुद कितनी तकलीफ में था, ये सिर्फ वो जानता था। वो इस वक्त मुकम्मल बारिश में भीगी हुई थी। उसका कामता वजूद साफ नजर आ रहा था। वो फर्श पर बैठी रो रही थी।
ये तुम्हारे लिए जरूरी है रू। तुम चाहे डरकर मेरे साथ रहो, लेकिन मेरे साथ रहो। तुम्हारी जिंदगी में सारे ऑप्शन से, लेकिन मुझसे दूर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने एक नजर उसे देखा और कमरे की लाइट ऑफ करके वो बाहर निकल गया। लाइट की वजह से जो थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। याम, उसने कांपती आवाज से याम को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। शायद वो सो चुका था। याम प्लीज दरवाजा खोले। उसने शीशे के दरवाजे खटखटाते हुए कहा। अंदर से कोई आवाज ना आई। वो रोते रोते एक बार फिर से जमीन पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी रगे चीरकर जिसम में दाल हो रही हो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। इसलिए कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की और कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। शाम गाड़ी के साथ टेक लगाए यूं ही खड़ा था। बारिश किसी पत्थर की तरह उसके जिस्म पर बरस रही थी। सर्दियों की बारिशें शुरू हो चुकी थी। मौसम बदल चुका था। पिछले कुछ दिनों से रात रोज ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ही बढ़ चुकी थी। वो कितनी ही देर वहीं खड़ा बारिश में भीगता रहा। वो रूह को तकलीफें महसूस करना चाहता था। वो लोगों में से नहीं था जो अपनों को तकलीफ में देकर खुश होती है। वो इन लोगों में से था जो अपनों को तकलीफ देकर खुद इस तकलीफ को सहती है। जब से रूह उसकी जिंदगी में थी वो खुश रहने लगा था। उसे किसी अपना कहने वाला मिल गया था। वो रूह को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर जाना इतना आसान है रूह? तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें भी तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और मुझे यकीन है कल सुबह मुझे मेरी रूह वापस मिल जाएगी, जिसके दिल में मुझसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें और सजा मिलेगी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, और ऐसे नहीं तो वैसे सही। रात ना जाने कौन सा पहर कमरे में वापस आया। उसने लाइट ऑन की तो देखा बालकनी के दरवाजे के साथ रूह आंखें बंद की भी बैठी हुई थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। याम तेजी से दरवाजे की तरफ आया। उसने दरवाजा खोला। उसने अपने सारे कपड़े भीगे हुए थे। रूह, उसे रूह को पुकारा। रूह, आंखें खोलो रूह। याम ने उसका गाल थपथपाया, लेकिन वो कुछ ना बोली। शाम को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। शायद वो नींद बेहोश थी। उसे एहतियात से उठाकर ड्रेसिंग रूम में लाया। उसके कपड़े बदल कर टावल से उसके बाल सुखाने लगा। उसे बेडरूम में लाकर बेड पर लेटाया। काफी देर उसके करीब बैठा उसके हाथ पैर सिलाता रहा। कुछ देर बाद शाम को वो बेहतर लगी। छोटी सी जान हो और इतना तंग करती है। उसका माथा चुमता वो वापस ड्रेसिंग रूम में आया और आकर अपने कपड़े बदलने लगा। उसके करीब आकर उसे अपने सीने में बीच कर लेट गया। यकीनन अब तक तुम्हारी अक्ल ठिकानी आ चुकी होगी। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके लबू पर झुका। रूह की आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसने एक नजर दौड़ाकर पूरे कमरे को देखा। कल रात शाम ने उसे बारिश में बाहर निकाल दिया था। फिर वो अंदर कैसे आई? उसका लिबास किसने बदला? ये समझना मुश्किल ना था। बारिश अभी तक जारी थी और सर्दी अब भी अपनी शिद्दत पकड़े हुई थी। जाम ने उसे कहा था कि उसे पाकिस्तान नहीं जाने देगा। और कल रात हिम्मत करके उसने भी जाम से कह दिया था कि वो उसे के साथ नहीं रहेगी। अब उसे अपनी बात पर कायम रहना था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जाम के साथ नहीं रहेगी। वो इन्हीं सब सोचे में थी जब दरवाजा खुला और शाम हाथ पे सूप का बाउल लिए हुए अंदर दाखिल हुआ। याम जरा सा मुस्कुराया। अरे यार, तुम तो जाग रही हो। मैं तो प्लान कर रहा था कि कैसे तुम्हें जगाऊंगा। उसके पास आ रहा था और माथे पर हाथ रखा। बेहतर, लेकिन अभी तुम्हें बुखार है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आराम करो, मैं यही हूँ। ये सूप पी लो और बेहतर फील करोगे। वो एक स्पून में सूप लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं पीना। वो मुंह फेर गई। रूह, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। वो प्यार से बहलाने लगा। मैं बच्ची नहीं हूँ और मेरे साथ इस तरह से बात ना करे। आपकी सारी हकीकत मेरे सामने है। और आपको जो लगता है कि आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ यहाँ पर रखेंगे तो सुन ले, मुझे नहीं रहना आपके साथ अब आपके लिए। आप चाहे मुझे बाहर बारिश में खड़ा कर दे या हाथ उठाएं। वो धीमी आवाज में मगर गुस्से से बोल रहे थे। बाप रे, ये गुस्सा रात में बाहर बारिश में निकालने की वजह से हो रहा है? बेबी, इतना गुस्सा मत करो यार। कमजोर सा दिल है मेरा, हार्ट अटैक हो जाएगा। या मुस्कुराते हुए बोला। मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है अभी इसी वक्त। वो अपने ड्राइवर काबू पाते हुए ठोस लहजे में बोली। याम से जिद करते और देखकर खटखटा था। अपनी अताओं पर कंट्रोल करो बेबी। तुम्हारा ये बागी अंदाज मुझे गुस्ताख करने पर मजबूर कर रहा है। वो झुककर उसकी होंठों को चूमते हुए बोला। रूह से दिखा देकर दूर होने लगी जब याम ने उसे झटके में पकड़कर बेड पर फेंक दिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर लिए। तुम्हारा ये झुगड़ालू अंदाज मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेबी को इतना गुस्सा आता है। वो मुस्कुराते हुए बोला। यार खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, बख्श दे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो अपना आप खींचते हुए बोली। श्याम उसकी नाकाम से कोशिश पर खुलकर मुस्कुराया। कदर ही नहीं है तुम्हें मेरी, इसलिए दुआ में मांगती थी तुम मुझे। श्याम से जिद करने लगा। श्याम छोड़े मुझे। वो अपना छुपाने की एक और नाकाम से कोशिश करने लगी। बकवास बंद करो, कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारा हर अंदाज। सर आंखों पर, मगर ये बार बार छोड़ छोड़े वाली रट मत किया करो। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। अगर आपने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुना तो बहुत ही पछताओगी। बहरहाल मेरा मूड बहुत ही अच्छा है तो बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानियां बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मैं नहरे उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो अब तुम मेरी मनमानियां बर्दाश्त करोगी। उसके सरायदार कंधे पर लब रखते हुए बोला। रूह अपनी बेकाबू धड़कने संभालती हुई उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। रूह, तुम जानती हो कि मेरे सामने ये मुजामत बेकार है तो क्यों कोशिश कर रही हो? उसके लबों पर झुकते हुए बोला। उस पे अपने प्यार की शिद्दत लुटाता उसे बेबस कर दिया।
उसका फ़ोन 2-3 बार बजकर बंद हो चुका था, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसे बिल्कुल करीब रूह उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद सो रही थी। जान इस वक़्त सिर्फ़ उसे महसूस करना चाहता था। फिलहाल वो किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। कल रात उसने इतने ज़ोर से फ़ोन फेंका था, लेकिन फिर भी वो नींद कलीपा गिरने की वजह से कत्ल होने से बच गया। लेकिन अब बार-बार उसका बजना जान को डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सच में उसे या फ़ोन करने वाले को कत्ल कर देना चाहता था। वो फ़ोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन रूह की नींद हराम होने के डर से उसने फ़ोन उठा लिया। क्या मसला है बशर? क्या एलियंस तुम्हें दूसरे प्लैनेट उठाकर लेकर गए हैं कि तुमसे सब्र नहीं हो रहा? अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो मतलब यही है कि मैं बिज़ी हूँ। अब रखो फ़ोन, जब मैं बात करने के मूड में होऊँगा ना कॉल कर लूँगा। उसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जबकि दूसरी तरफ शार शार्प डबल-डबल ही करता रह गया। फ़ोन काटकर एक बार फिर से रूह की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसे कल रात रूह का ये अंदाज़ बहुत ही अच्छा लगा था। वो उसे डरे सहमे बगैर बात कर रही थी। लेकिन ये अलग बात थी कि वो जो बात कर रही थी वो उसे पसंद नहीं थी। या इस वक़्त उसे वक़्त देना चाहता था। उसे सँभलने का मौका देना चाहता था जब तक वो दिल से राज़ी ना हो या उसके करीब नहीं जाना चाहता था। लेकिन रूह की बातें उसे डिस्टर्ब करने लगी थी। वो उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे तुम्हें 100 पर तुम्हें छिपा कर रखना पड़ा तो रखूँगा और तुम मुझसे दूर जाओ नहीं जा पाओगी। ये सिर्फ़ तुम्हारी भूल है और कुछ नहीं। अभी तुम मुझे 1% भी नहीं जानती। ये जो मेरा वो सिर्फ़ मेरा है और अब तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने का वक़्त आ गया है कि तुम पे सिवाय मेरे और किसी का हक़ नहीं है। तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम मेरी हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने दूँगा। बहुत प्यारी हो तुम रूह, मगर जब ऐसी बेवकूफ़ियाँ करती हो ना और प्यारी लगती हो। वो कितना सताओगी। उठो शाबाश। उसके लबों पर झुका था, लेकिन उसके लबों पर होंठ रखते ही वो करंट खाकर जागी और उससे दूर हुई। हाँ, हाँ, हाँ। यार ये तो चीटिंग है। मुझे ठीक से जगाने तो देती। वो कहकर लगाकर हँसता उसकी तरफ बढ़ा, जबकि रूह उसे खुद से दूर करते ही पाकर वाशरूम में बंद हो गई। यू आर एन एंजल सेंट इनटू द लाइफ ऑफ ए डेविल। तुम एक शैतान की जिंदगी में भेजा गया फरिश्ता हो। वो मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गया। आज मैरी और शफ़ा नहीं आई थी या शायद यार ने तो छुट्टी दी थी। खैर जो भी था, यार कुछ नाश्ता बना रहा था। बेबी ये ज़ुल्म है तुम शोहर पर। मैं तुम्हारी इतनी खिदमतें कर रहा हूँ और तुम होकर सीधे मुँह बात भी नहीं करती मुझसे। दिल करता है कि रूठ जाऊँ तुमसे, लेकिन फिर तुम पर तरस आ जाता है कि मनाओगे कैसे मुझे, इसलिए नहीं रूठा। देखा कितना एहसास है मुझे तुम्हारा, कितनी फ़िक्र करता हूँ और एक तुम हो, चलो अब बाहर आओ और खाना खाओ। भूखा रहने का इरादा है? वो मोहब्बत से पूछने लगा था। भूखा रहने का नहीं, भूखा मरने का इरादा है। वो बिना डरे खौफ के उसका हाथ झटका बोली, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूँगा? सो फनी। मैंने कहा ना कि बेबी, तुम मुझे अभी 1% भी नहीं जानती। अगर तुम मर भी जाओगी ना, तो मैं भी तुमसे नहीं मरने दूँगा, साथ आऊँगा। अरे! हम तो ज़िंदगी मौत के साथी हैं, हमेशा साथ रहेंगे यहाँ भी और वहाँ भी। और क्या जन्नत में भी मुझसे बाकी फिरोगी तुम? या मुस्कुराहट दबाकर शरारती अंदाज में पूछने लगा। अब जो करते हैं ना, उसके बाद आपको लगता है कि आपको जन्नत मिलेगी। उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी, शायद शर्मिंदा करने की एक कोशिश थी। ऑफ कोर्स मिलेगी मेरी जान। मेरी बीवी इतनी नेक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मेरे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं करेगी। ऑफ कोर्स करेगी। जो दुनिया में मेरे लिए इतनी दुआएं मांगकर मुझे हासिल कर सकती है, वो क्या अल्लाह के सामने मेरी सिफारिश नहीं कर सकती? जब आप इस शरारती अंदाज में बोला, आप मुझे बार बार इस बात का ताना तो नहीं मारिएगा कि मैंने अब जैसे शख्स के लिए दुआएं मांगी। रूह मुंह फेर गई और वो मुस्कुराया। खैर, अब तो जब तुमने मुझे हासिल कर लिया, अब तो वो मुस्कुराकर कहता एकदम सीरियस हो गया था और जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगा। आप बहुत बुरे हैं श्याम, उसने पहली बार ये कहा था। उससे पहले वो कहती थी कि श्याम आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज उसने कहा था कि आप बुरे हैं। हाँ, शायद बहुत बुरा। श्याम बिना अपनी फीलिंग उस पर ज़ाहिर किए ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाता रहा। रूह को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर उसे कमरे में भेज दिया, जबकि खुद वो ऑफिस रूम में आया था। अभी तो थोड़ी देर ही हुई थी। यहाँ बैठे ही उसे मोबाइल पर फातिमा बीबी की कॉल आने लगी। रूह की गैरमौजूदगी में भी उनका फ़ोन काफ़ी बार आता था, लेकिन उसने कभी उठाया नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ोन उठाते ही एहतराम से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, रूह से बात हो सकती है? उसे बहुत ही ज़रूरी बात बता दी है। फातिमा बीबी ने कहा, नहीं फातिमा बीबी, वो तो घर पर है। अब मुझसे कह सकती हैं, जो भी कहना चाहती हैं, मैं उसे बता दूँगा। शाम ने कहा, बेटा रूह को बता देना कि तानिया घर छोड़कर चली गई है और उसकी माँ अस्पताल में है। बहुत बुरा हाल है बेचारी का। वो कहती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। मैंने उसे नंबर भी दिया था, लेकिन उसने कॉल नहीं की। फातिमा बीबी ने कहा, जी, वो मैं उसकी बात नहीं करवा पाया। मैं रूह को बता दूँगा। आपका शुक्रिया बताने के लिए। जाम ने फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा, लेकिन उसे बेचैनी होने लगी। क्या उस रूह को ये बात बतानी चाहिए? वो उठने ही लगा था कि उसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। हाँ, बोलो शार्प। उसने फ़ोन उठाकर कहा, डेविल, ये विक्रम बहुत ही तेज़ आदमी था। वो लड़कियों का धंधा करता था और उसके सारे आदमी हमारे खिलाफ हो चुके हैं, खासकर बुशान। वो तुम्हारे बहुत ही खिलाफ हो चुका है, जहाँ उसकी ज़ुबान नहीं खुल रही थी और वहाँ जाके हमें धमकियाँ दे रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम ऐसा करो, उन सबको हमारी तरफ से दावत पर बुलाओ, हम उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे। रूह को ये सब कुछ पसंद नहीं है शार्प। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं अपनी रूह की आँखों में आँसू नहीं दे सकता। शार्प ना जाने अभी क्या-क्या बोल रहा था, लेकिन जहाँ फ़ोन बंद कर चुका था और ऊपर पर्दे के पीछे खड़ी हुई रूह आस्ते से बाहर निकल गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे 1% भी नहीं जानती, 1% भी नहीं। हाँ, ये मेरी प्यारी सी जासूस है, कितनी जासूसी करोगी मेरी? तुम तो बहुत ही बहादुर हो गई हो रूह, अब बहुत ही मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। वो मुस्कुराता हुआ बोला।
याम कमरे में आया तो रू बेड पर बैठी हुई थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब जमीन पर आकर बैठ गया और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। शायद वो अभी थोड़ी देर पहले की होने वाली याम की शराब के साथ गुफ्तगू के जरिए असर थी, इसलिए उसकी हरकत पर कुछ भी न बोले। रूह, मैंने बहुत सोचा कि जो मैं काम अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया, वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, उस तरह तुम भी छोड़ जाओगी। रूह, रिश्तों के बगैर इंसान बेजान हो जाता है और तुम मेरा वो वाहिद रिश्ता हो, जिसके साथ मेरे दिल का रिश्ता है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, वो उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे लिए एक कातिल के साथ रहना मुश्किल है ना, तो मुझे इसलिए कबूल नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अगर इस काम की वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो, तो मैं भी नहीं करूँगा ये सब कुछ। मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसका हाथ थामे हुए बोला, "या, अब सच कह रही हैं, आप सब कुछ छोड़ देंगे?" रू ने बेचैनी से पूछा। "तुम मेरी ज़िंदगी हो रू, इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। रू, तुम मेरी जान हो, तुमसे दूर होने के बारे में मैं सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है।" उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखकर बोला, "रू प्लीज़, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं सच कहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ मेरा यकीन कर लो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं जाऊँगी जान, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी।" वो रोते हुए उसके सीने से लगकर गई, "लेकिन रू, साम तो मेरे खिलाफ सबूत ढूँढ रहा है ना?" मैं सैम को अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने उसे अपने खिलाफ सबूत दिए तो वो मुझे कानून के हवाले कर देगा और वो लोग मुजरिमों के साथ क्या करते हैं ये तुम तो जानती हो। मैंने इतने गुनाह किए हैं रूह के, कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। सैम सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शायद वो मुझे फांसी से बचा ले, लेकिन ताउम्र कैसे नहीं बचा पाएगा। मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा जान। तो आप वो सबूत कहीं छुपा देना ताकि वो सैम तक ना पहुंच पाए। वो सबूत तो सिर्फ आपके पास है ना, अगर आप किसी को दे देंगे ही नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और आप तो वैसे भी वो काम दोबारा नहीं करेंगे ना। पर गुनाह की सजा दी जाए, जरूरी तो नहीं ना। उसके सीने से लगी हुई बोली, लेकिन वो शाम को तो मुझे गिरफ्तार करने पर मैडम मिलेंगे ना, उसकी प्रमोशन हो जाएगी ना। वो किसी भी हाल में सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा और फिर तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी शाम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसकी बात काटते हुए बोली, शाम से मैं खुद बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज परेशान मत हो। आप बस इस गंदे काम से तौबा कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूह प्यार से समझाने लगी जब शाम उसने सीने में पीछे अपने डिम्पल छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। यार पुरस्कून नींद सो रहा था जब रूह उसके साथ बैठी ये सोच रही थी कि उसे शाम से कैसे बचाए। यार यार उठे, उसे यार को जगाया। क्या हुआ बेबी, नींद नहीं आ रही? श्याम ने प्यार से पूछा। यार वो सबूत कहाँ है? कौन सा सबूत? श्याम, जो आपके खिलाफ है वो सबूत आपने कहाँ रखे हैं? दे मुझे। रूह ने कहा, तुम मेरी चाबी चोरी करके गई तो थी वहां पर, वहीं पर पड़े हैं। यार ने मुस्कुराकर कहा, आपको वो चाबी वापस कहाँ से मिली? रूह ने शर्मिंदगी से पूछा। बेबी तुम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर भूल गई हो। 0 नंबर देता हूँ तुम्हें तुम्हारे सुसुई के। फिर तो फिर हो तू जासूसी में क्या करोगी? इन सबूतों का क्यों पूछ रही हो? यान मूड पर आया था। आप वो सबूत मुझे दें तो सही। तूने कहा तो याम चाबी उठाकर बाहर गया और अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे सारे इकट्ठे करके उसने सामने लाकर रखे, जिसमें 2 फाइल और बहुत सारी यूएसबीज़ थी। उस दिन ये सब चीज़ें सामने टेबल पर पड़ी थी। रूह ने सब कुछ देखा था, बस इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर गई। उसके हिसाब में सामने रखी हुई चीज़ों में क्या मिलना था? श्याम उसकी सोच पढ़कर खुलकर मुस्कुराया। अब क्या करना है? ये सब कुछ सैम को देना है? श्याम उसके करीब बैठकर पूछने लगा। रूह ने सब कुछ उठाया और उसे बाहर चलने का इशारा करने लगा। बाहर अंधेरा होने की वजह से उसे डर लग रहा था। यान समझता था वो दोनों बाहर आए। रूह ने सब कुछ लैंप के कोने में रखा और फिर उसे साथ ले हुए किचन में आई। वहां से माचिस ली और सब चीजों को जलाने लगे। श्याम ने उसे ना रोका और ना ही कुछ कहा। रू ने एक एक यूएसबी को जलाना चाहा। कुछ तो जल गई थी लेकिन कुछ लोहे होने की वजह से नहीं जली। यार ये तो जल ही नहीं रही। वो होशियारी से अपने छोड़ के कारनामों के सबूत मिटा रही थी। यार मुस्कुराया। तुम रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ, उससे कहकर अंदर चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी जिसमें न जाने क्या था। रू, हाथ बचाकर, यह तेजाब है, उसे तो मेरा हाथ भी जल सकता है। जाम ने एहतियात से उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर शीशे की बोतल खोलकर इन चीजों पर फेंक दी। लोहे की यूएसबी गलने लगी थी और यान के खिलाफ सब सबूत मिट चुके थे। आज तुमने मुझे आजाद कर दिया रू, अब मैं दोबारा कभी ये काम नहीं करूंगा। जाम उसका माथा चुमा, उसे अपने साथ लगा लिया। अब तुम अंदर जाओ, आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाम, आप चले ना अंदर? रू ने कहा, हाँ बेबी, मैं बस अभी आया, तुम चलो, जब तक मैं सब कुछ ठीक से जल नहीं जाता मैं यहीं पर रुकूंगा। रू हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंदर अपने कमरे की तरफ चल दी थी, जबकि जान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस पर नंबर डायल करने लगा। यार ये इस वक्त मुझे क्यों फोन कर रहा है? सामने टाइम की तरफ देखा जहां पर घड़ी रात के 2 बज रही थी। उसने सोते हुए फोन उठाया। सर, सॉरी मैं तुम्हें रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें यह बताना था कि तुम्हें बहुत ही पूरी खबर देने वाला हूँ। वह सबूत जिनके लिए तुम मेरी रूह को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते वो थोड़ी देर पहले रूह ने जला दी है। अब तो शायद इन चीजों की हाक भी नहीं बची। आह, रूह ने तेजाब से जलाया है इन सबको। मेरी बीवी तो मुझसे भी ज्यादा सफाई से ये काम करती है। जान ने मुस्कुराते हुए इतला दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
सैम जैसे होश की दुनिया में आया। आवाज काम रखो और वह जाग जाएगी और फिर हजार सवाल पूछेगी, किस किस सवाल का जवाब दोगे तुम। और एक और बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आऊंगा। मायरा, मुझे भी बहुत अजीज है सैम, लेकिन यकीन करो रूह से ज्यादा याम खुद भी नहीं। अगर तुम वार करोगे तो वार सहने के लिए तैयार है ना। याम काजमी हर बार बख्शता नहीं है। यहाँ फोन बंद कर चुका था जबकि अपनी नींद आराम से पूरी करने वाला इंस्पेक्टर सैम की नींद हराम हो चुकी थी। तैयार रहना बेबी, आज शाम को सैम के घर डिनर है। मैं कुछ हिसाब पूरे करके वापस आऊंगा। वो घर से जाते हुए बोला कि अचानक उसे फातिमा बीबी की बात याद आ गई। लेकिन वो ऐसी औरत के बारे में रूह को क्या बताता जिसने रूह को ही बेच दिया। फिर उसके दिल में ये डर भी था कि कहीं वो औरत शेर शम्स के बारे में ना जानती हो कि वो मर चुका है। अगर ये राज रूह पर अभी खुल गया तो एक और मसला बन जाएगा। और फिलहाल शाम और कोई नया पंगा नहीं लेना चाहता था। वो घर से निकलकर सीधा ऑफिस में आया जहाँ पर शार्प, मसूमा, हिजर और लैला बेताबी से उसका इंतजार करते। उसकी हालत से वो अच्छे से वाकिफ था, इसलिए कमरे में दाल होते ही मुस्कुराया। डाबल, शार्प क्या कह रहा है कि तुम ये काम छोड़ रही हो? क्या तुमने कल उसे फोन पर कहा है कि तुम मजीद ये सब काम नहीं करोगे? हिजर ने परेशानी से पूछा। आज मैं और रूह शाम का डिनर पर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि रूह वहां पर जाकर शाम की बातों में आए। रूह मेरे पीछे खड़ी मुझे सुन रही थी, इसलिए मैंने शाम से इस तरह से कहा था। और शाम मरते दम तक ये काम नहीं छोड़ेगा। जब तक मजलूमों पर जुल्म होता रहेगा तब तक शाम जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, चाहे फरिश्ता बनकर पैदा हो या शैतान बनकर। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। इस वक्त रूह और शाम सैम के घर पर डिनर कर रहे थे। उसे सैम की बीवी अरबा बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन अब उसे सैम अच्छा नहीं लगता था। जबकि इन दोनों की बेटी मायरा शाम के साथ बहुत ही फ्रेंक थी। अरबा ने उनके निकाह के बारे में पूछा, जिस पर रूह बताने लगी कि उनका निकाह फोन पर हुआ है। लेकिन उससे पहले जैन बोल उठा, पहले हमारा निकाह फोन पर हुआ था, फिर एक दूसरे को समझने के बाद हमने फिर से निकाह किया है, क्योंकि हम दोनों ही इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रहे थे। क्यों रूह, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जान ने कहा और रूह ने देखा मुस्कुराते हुए हामिद गर्दन हिलाई, जबकि सैम जो उनकी हर बात को नोट कर रहा था। यहाँ जान की रूह की बात काट कर खुद बोलना उसे शक में मुब्तला कर दिया। सामने रूह से अकेले में बात करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जान ने उसे ऐसा कोई भी मौका ना दिया। मायरा कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बातें करती है ना। लोग गार्ड में मसलसल मायरा के बारे में बात करती है। मुझे भी बिल्कुल वैसी ही बेटी चाहिए। श्याम के कहने पर उसकी बोलती बंद होगी। उसे उम्मीद ना थी कि श्याम उसे अचानक ये बात करेगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों होगी? क्या तुम्हें मायरा जैसी बेटी नहीं चाहिए? श्याम ने मुस्कुराते हुए उसका शर्माया हुआ रूप देखा। यार आप ना, पता है बहुत ही बुरा हूँ। यार ने उसकी बात काट कर बोला, बहुत अच्छी है आप। उसके बाद बहुत साइड रखते हुए बोली, अच्छा फिर बताओ ना कि मायरा जैसी बेटी कब देखी हो मुझे? वो फिर से शरारती अंदाज में पूछने लगा। यार आप खामोश होकर गाड़ी चलाई। आपको याद नहीं है कि ड्राइविंग के दौरान आपको बात करना पसंद नहीं है? टूने उससे उसी की बात याद दिलाई जिस पर शाम पर क्या लगा खड़सा। हाँ भाई, चुप होकर गाड़ी चलानी चाहिए, बल्कि खामोशी से अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। लेकिन आइसलैंड तो हम अपने बच्चों को लेकर जा नहीं सकते, तो फिर तुम क्या कहती हो कि हम कहाँ लेकर जाएंगे उन्हें? जहाँ फिर शरारती अंदाज में पूछने लगा। यार तूने गुरकोस का नाम पुकारा, जिस पर एक बार फिर से शाम का क्या गुंजा। जाम अपने ऑफिस में ना जाने क्या कर रहा था। जाम ने उसे कहा था कि सब कुछ छोड़ने में उसे वक्त लगेगा, एक एक चीज का याद रखना पड़ेगा। वो अचानक ये सब कुछ नहीं छोड़ था। रूह काफी देर उसका इंतजार करती रही, फिर सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। आंखें खोली तो देखा शाम उसका झुकाव उसे मुकम्मल अपनी कैब में ले चुका था। बेबी, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। वो सरगोशी से कहता उसकी सहायता करने पर अपने लब रख गया। शाम ने एक नजर उठाकर उसको देखा, जहाँ शर्म और हया से बहुत सिमट रही थी। शाम भी एहतियात उसके ऊँटों पर झुका, अपने प्यार की मोहर साबित की। हमें जल्दी से जल्दी बच्चे का इंतजाम करना होगा। इतने प्यारे प्यारे नाम सर्च किए हैं मैंने, कहीं वेस्ट ना हो जाए। उसके ऊँटों को आजादी बख्शकर फिर से बोलने लगा, जबकि गुस्ताइयां अभी तक जारी थी। तो उसकी इन गुस्ताइयों की ताप न लाते हुए उसके सीने में मुंह छिपा गए। वो भागते हुए जा रही थी। शाम तेज तेज कदम उठाता वो उससे दूर जा रहा था। वो उसके पीछे भागती से पुकार रही थी और फिर शाम उससे दूर चला गया और उसकी आंख खुल गई। उसने अपने आगे पीछे देखा, जहाँ कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी। वो तेजी से बाहर आई। इस वक्त वो सिर्फ शाम को देखना चाहती थी। बाहर आकर उसने शिफा से पूछा तो उसने बताया कि शाम काम पर जा चुका है। उसकी बेचैनी हद से ज्यादा सवार होने लगी। शाम अपने काम पर जा चुका था। उसने अपना फोन निकाला और बाहर आकर शाम का नंबर मिलाने लगी। दो तीन बार फोन बजने के बाद बंद हो जाता, लेकिन शाम आगे से फोन न उठाता। उसे मजीद घबराहट होने लगी। इस वक्त उसे सिर्फ जाम को देखना था। या अल्लाह, जाम बिल्कुल ठीक हो। वो अल्लाह से दुआ मांगती, बाबा फोन लाती, लेकिन जाम आगे से फोन उठाता। फिर उसने एक फैसला किया और कदम बाहर की तरफ उठाया। भाई डॉक्टर मुलाजिम से कहा कि उसे शाम के ऑफिस जाना है। उसने एक मिनट सोचा और फिर उसे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठने को कहा। और कुछ ही देर के बाद वो शाम के ऑफिस में थी। मुसम्मा के अलावा और कोई ना था जिसे वो जानती थी। उसने मुसम्मा से शाम के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए बताया कि वो सैर पर गया है और वो फोन इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि उनका फोन यहाँ ऑफिस में पड़ा है। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुसम्मा ने रू से पूछा। मुसम्मा प्लीज मुझे जाम के पास लेकर चलो, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। रू ने अपने कामते हाथों से मुसम्मा का हाथ थामा। ठीक है रू, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी सर के पास लेके चलती हूँ। मुसम्मा ने कहा और उसे अपने साथ चलने को कहा और वो बिना कुछ बोले उसके साथ चल दिए।
मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जाम के साथ गद्दारी करने वाला कोई जाम नहीं पहुंचता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। डबल, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं आंदा तुम्हारी खबर किसी भी तरह नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। वो रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगा। जाम के कानून में गद्दार के लिए कोई माफी नहीं है, सिर्फ एक सजा है। जाम ने हाथ में पकड़े बेड की तरफ इशारा किया और उसके साथ ही वो बेड उसकी कलाई पर चलाने लगा। आदमी दर्द से तड़पने लगा। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। शाम का पेड़ किसी सांप की तरह रेंगता हुआ उसके जिस्म पर चल रहा था। उसके जिस्म पर सुरह लकीरें बन रही थी। वो ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था, लेकिन जहां तरस खाने वाला कोई ना था। डेविल, प्लीज जल्दी करो, मेरे कान में दर्द होने लगा है। श्राफ ने कहा। जल्दी नहीं, मुझे मजा नहीं आएगा। श्राफ ने मुस्कुराकर कहा। डेविल, प्लीज जल्दी करो, मुझे और भी काम है। हिजा ने कहा। तुम लोग कभी भी सुकून से मुझे मेरा काम नहीं करने देते। ये कहते हुए शाम ने ब्लेड उस आदमी के गर्दन पर दे मारा। फिर आदमी के चीख के साथ एक और चीख बुलंद हुई। शाम ने लड़का देखा जहां रूस जमीन पर बेहोश पड़े थे। श्याम ने जैसे लड़का देखा रूस जमीन पर बेहोश पड़ी थी, वो तेजी से उसकी तरफ आया और उसे उठाने लगा। क्या हुआ है? उसे कौन लाया है यहाँ पर? उसे श्याम ने गुस्से से मुसम्मा की तरफ देखा, जो खुद बुरी तरह से घबराई हुई खड़ी थी। सर, मुझे नहीं पता था आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं। आप लोग तो बात करने आए थे। रूह काफी घबराई हुई थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर ले आई। मुसम्मा ने अपनी सफाई पेश की, जबकि श्याम का दिल चाहा कि उसका मुंह तोड़ दे। इतनी मुश्किल से उसने सब कुछ ठीक किया था और मुसम्मा की एक गलती की वजह से सब कुछ फिर से बर्बाद हो चुका था। रूह की हालत बता रही थी कि बस सब कुछ सुन नहीं बल्कि अपनी आंखों से देख भी चुकी है। शाम ने एहतियात से उसे उठाया और वहां से सीधा निकल गया। वो भी हिजर के साथ उसके पीछे चलने लगे जब शाम ने उसे पकड़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तुम बातों से सुधरने वाली नहीं हो मुसम्मा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ड्राइवर की टीम में काम करने वाले लोग इतनी गलतियां नहीं करते। अपने मुंह पर हाथ रखे मुसम्मा हैरान और परेशान नजर शाफ को देख रहे थे, जबकि उसे उसकी गलती बताकर सजा देकर शाफ ये जा और वो जा हो चुका था। वो उसे सीधा लेकर घर आया था। डॉक्टर घर पर ही उसे चेक कर रहा था। शार्प, हिजर, मसूमा, लैला सब लोग जहां पर थे, सब लोग अपनी अपनी जगह परेशान थे, लेकिन शर्म की हालत इन सबसे मुत्ती थी। वो एक सेकंड के लिए आराम से ना बैठा, बल्कि मसलसल टल रहा था। वो शायद आगे के बारे में जानता था। कितनी मुश्किल से उसने रूह अपना इतबार दिलवाया था और सब पर पानी फिर चुका था। मुसुमा कितनी बार उसे करीब आकर माफी मांगने की कोशिश कर चुकी थी। मुसुमा, मैं इस वक्त कुछ भी सुनना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। उसने अल्फाज अलग अलग करके अदा किए तो मुसुमा खामोश होकर बैठ गई। मुसुमा जानती थी कि शराफ उससे नाराज है, वह पहले ही उस पर बहुत ही गुस्सा है। अब तक मुसुमा ने जिसके साथ किया था उसकी वजह से शराफ उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुसुमा इतनी बड़ी कसूरवाना थी। उसने शराफ को कभी नहीं कहा था कि उसे चाहती है या उससे शादी करेगी। उसने तो हमेशा शराफ की जज्बात को भटकने से रोका था। उसने हमेशा यही कहा था कि वह यहाँ सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेने आई है, ना कि घर बसाने। जबकि लैला अब अपना सारा वक्त हिजर के साथ गुजारती थी। वो हिजर को समझने लगी थी। वो बज़ाहिर एक दूसरे के दोस्त ही थे, लेकिन हिजर के अंदर एक उम्मीद जागी थी। क्या पता लैला उसकी मोहब्बत को कबूल कर ले। जबकि लैला को अब हिजर का साथ अच्छा लगता था। पर वक्त में वह अक्सर इकट्ठे नजर आते, जहां तक कि लैला अब हिजर को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगे थे। रूह को होश आए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि अंदर उसके पास जाए। मैं जाकर बात करूं उससे? लालन ने कहा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जाने धीमी आवाज में कहा। तो फिर जाओ और बताओ उसे, और अब मजीद कोई भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता डेविल, तुम झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करते थे और अपनी ही मोहब्बत तुम इस हद तक भूल रहे हो। ईजर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता हूँ ईजर। मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं खो सकता। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। जाने कितने ही लोग हैं जो ये सोचकर सोते हैं कि अल्लाह उनके लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेगा जो आकर उनकी तकलीफ दूर करेगा। मैं इन लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकता, लेकिन रूह से दूर भी नहीं रह सकता। रूह मेरी जान है, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम्हें पता है, रूह वो वाहिद इंसान है जिसे मैं बिना किसी गलती का सजा दे रहा हूँ। जाम उसे देते हुए उठा और कमरे के अंदर जाने लगा। वो कमरे में आया। रूह बिल्कुल खामोश बेड पर बैठी हुई थी। जाम उसके करीब आकर बैठा। वो तब भी कुछ ना बोली, लेकिन जब जाम ने उसका हाथ थामने की कोशिश की तो रूह ने अपना हाथ छुड़वा लिया। हाथ मत लगाए मुझे, धोखा दिया है आपने मुझे। आप वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं रह सकती आपके साथ। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे पाकिस्तान भेजें, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। रूह से देखकर बोली। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, मुझे छोड़ दें। रूस की बात काटते हुए बोली, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शर्म का जोरदार थप्पड़ उसे बेड पर गिरा गया था। खबरदार, जो ऐसी बकवास दोबारा की। वे एक हाथ से उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, चली जाऊंगी यहाँ से, और आप मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं ला सकते। मुझे मेरे घर वालों के पास जाना है। आप एक बेहिस और बेरहम इंसान है, और आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। बल्कि आपको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं होता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर वालों के पास। वो चिल्ला चिल्ला कर बोली। कौन सा घर?
और कौन सा घर वालों की बात कर रही हो रू? इन लोगों की जिन्होंने तुम्हें बेच दिया, कोई हंसी खुशी निकाह नहीं करवाया गया था तुम्हारा, बेचा गया था तुम्हें जहाँ तुम्हारे नाम की दौलत पर वो लोग ऐश कर रहे हैं, तुम्हें बेचकर जो रकम उन्हें मिली है उस पर जी रहे हैं। रो, तुम्हें दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं करता जितना सैयद जाम काजमी करता है। मेरे प्यार का मुकाबला इन लोगों के साथ मत करो। मैं बेहिस हूँ, बेरहम हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए किसी को बेच दो। तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था। जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत है ना, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें बेचकर अपनी जिंदगी संवार चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी है। रो, याम शुरू में जितने गुस्से से बोला था उसका गुस्सा इतना ही ठंडा हो चुका था। इस वक्त वह रूह का चेहरा था, हमें मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रूह की सोच अभी तक वहीं पर रुकी हुई थी कि उसे बेच दिया गया था, उसका निकाह नहीं करवाया गया था, बल्कि पैसों के हाथों से बेच दिया गया था। बचपन से वो अपने मामू के नाम के ताने सुनती थी, हमें हमेशा से कहा करती थी तेरा मामू तुझे छोड़कर भाग गया। रूह जब पैदा हुई तब उसका मामू सिर्फ 13 साल का था, वो तो सिर्फ उसका नाम तक नहीं जानती थी, बस इतना पता था कि उसका एक रिश्ता है जो दुनिया में अभी मौजूद है। वो हमेशा अपने इस मामू की जिंदगी की दुआएं मांगती थी। हाँ, शायद वो शख्स आज उसके करीब होता, उसे उसका सहारा मिलता तो वो उससे ना बिकती, लेकिन वो अब उससे कहाँ मिलता। वो तो 18 साल पहले ही अपनी बहन के मरने के बाद उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया था। रोते रोते जमीन पर बैठ के, जबकि शाम भी जमीन पर बैठकर अपने सीने से लगाया था। रूह की जात इतनी बेमोल थी, आज एक और राज रूह पर फाश हुआ था। रात को रोते रोते न जाने कब रूह की आंख लागी थी। जाम ने उसे जमीन से उठाकर बेड पर लटाया। जाम रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, उसे कभी नहीं बताना था कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन उसकी बार बार पाकिस्तान जाने की जिद उसे मजबूर कर गई थी। अब शायद वो पाकिस्तान जाने की बात ना करे, लेकिन उसे दूर जाने की कोशिश जरूर करेगी। अब वो बिना डरे और खौफ के से कहती थी कि उसके साथ नहीं रहेगी। वो जान को हर हाल में उसे अपने साथ रखना था, चाहे उसके लिए अब तो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सुबह वो जाम के बिल्कुल करीब सो रही थी। जाम ने किसी तकिए की तरह उसे खुद में बीच रखा था। रात बेचैनी में गुजर गई थी, उसे एक सेकंड भी नींद ना आई। वो अभी जाग रहा था, नमाज का वक्त होने वाला था। तूने यकीनन अगले 5-10 मिनट में जाग जाना था। वो सारी रात उसके जागने का ही तो इंतजार करता रहा। वो उसकी बेचैनी बांटना चाहता था। उसके ख्याल के एन मुताबिक रूह जरा सा कसमसाई और अगले ही लम्हे रूह को अपने ऊपर वजन महसूस होने लगा। साथ ही अपने आप को उसकी नजर के हिसाब में महसूस किया। उसने जाम बूझकर आंखें नहीं खोली। ईशान ने उसकी आंखें खोलने का इंतजार किया। वो उसके इतने करीब मौजूद था कि इसलिए शायद वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उसकी जो सुसन अदाकार भी थी। राम के डिंपल नमाया हुए शाम ने उसकी गाल की तरफ देखा, जहां उसकी 4 उंगलियों के निशान वाजिया थे। वो जब उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, तू जरूर ऐसी कोई हरकत करती तो उसका हाथ उठे। कल रात भी उसने ऐसा ही किया। वो शाम का हाथ उसके चेहरे पर छप गया। जाम ने देखा था उसके गाल पर अपने होंठ रखे, जाने कितनी देर अपने होंठों की प्यास बुझाता रहा। उसके सुरभि माइल गाल के हर निशान पर उसने अपने होंठों से मरहम लगाया। उसके इतने करीब से रूह ने जरा से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शाम ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। रूह ने उसे दूर हटने की कोशिश की, मगर जाम तो उसके चेहरे के नकुश में खोसा गया था। फिर रूह ने बाकायदा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। फिर मुस्कुराकर उसे दूर हुआ। वो फिलहाल उसका मुंह हड़ाप नहीं करना चाहता था और उसे रात की हर सोच से दूर रखना चाहता था। जान आहिस्ता से उसके करीब से उठकर सीधा हुआ। सोया देखकर बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। रूह बड़बड़ाते हुए उसके करीब से उठने लगी। जब जाम सुन चुका था, अगले ही लम्हे जाम ने उसको खींच कर बैठा गिराया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो ऐसा कहो ना बेबी, ये सोए हुए प्यार कर रहा था तो अच्छा नहीं लगा, जागते हुए प्यार करो। उसके लबू पर झुकते हुए बोला। उसके सांस रुक गया। जाने कितनी देर उसके लबू पर झुका अपने आप को सिरा करता रहा। आज उसका बख्शने का कोई इरादा ना था। उसके लबों से अपने होंठ ला करते हुए उसे गर्दन पर झुका। जाम प्लीज, मुझे नमाज अदा करनी है। रूह समझ चुकी थी कि अब अगर कुछ ना बोली तो जाम सुबह सुबह उसके होश ठिकाने लगाएगा। रूह बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर पाई। जाम ने नजर उठाकर एक नजर उसका चेहरा देखा, जहाँ किसी भी किस्म की कोई भी बेजारी ना थी। उसके करीब आने पर कभी बेजार नहीं होती थी, और ये चीज जाम को पुरस्कून करती थी। जाम ने उससे फासला कायम करते हुए मुंह बनाया तो रूह मौका देखते हुए भाग निकली। जाम ने एक सट आप आकर वॉशरूम के दरवाजे को देखा। जाम के जाने के बाद रूह पहले पूरे कमरे में टहलती रही। ये तो वो समझ चुकी थी कि ये आदमी तो यहाँ से निकल नहीं दे देगा, और अब वो जाती भी तो कहाँ जाती। उसकी माँ ने तो उसे बेच दिया था, लेकिन क्यों? कि वो इतनी बेमौल थी। रूह सोचते सोचते फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सगी माँ ना थी, लेकिन माँ तो वो थी। एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? अगर उसकी जगह उसकी अपनी तीनों बेटियों में से कोई और होता तो क्या वो उसके साथ ऐसा करती? कभी नहीं। बेचने के लिए उसके पास सौतेली बेटी थी, जिसे बेचने के बाद उसको कोई अफसोस ना था। अगर श्यामू से मोहब्बत ना करता तो इस वक्त कहाँ होती? ये सोच भी उसके दिल के कई टुकड़े कर रहे थे। ये हम जैसे कातिल के साथ जहाँ उसका रहना नामुमकिन था, वहीं वो अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। अपनी बेबसी पर जितना रो सकती थी रोई, फिर उठकर बाहर आ गई। अगर जाम सब कुछ छोड़ देता तो उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती, लेकिन अब नहीं। जाम कभी नहीं बदल सकता, वो एक दरिंदा है।
इसलिए उसने जान को छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जिंदगी में जान जैसे शख्स की कोई जगह न थी। वे एक कातिल के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वो सीधी किचन में आई। अब इसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली थी कि सामने टेबल पर उसे शिफा का फोन नजर आया, जबकि वो दोनों बाहर धूप में बैठी थी। उन्होंने जल्दी से फोन उठाया, अपने कमरे में आई। जान किसी तरह से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वो नहीं जानती थी, लेकिन उसकी बातों से यह अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि उसके पल पल की खबर रखता था। उसकी चोरी से लेकर उसके ऑफिस रूम तक जाकर सबूत ढूंढना, जान किसी न किसी तरीके से उस पर नजर रखे हुए था। उन्हें इंतहाई एहतियात से शिफा का फोन अपने हाथ में छुपाया और बेड की साइड से अपना फोन उठाया, क्योंकि उसके पास सैम का नंबर उसी फोन में सेव था। अब रूह को किसी ऐसी जगह जाना था जहाँ शिफा और मैरी की नजर से बच सके। वो बाहर निकली और नजर छत की सीढ़ी पर पड़ी। उससे पहले कि वो कभी छत पर नहीं गई थी, उसने एक नजर बाहर लॉन की तरफ देखा, जहाँ वो दोनों बातों में मसरूफ थी। और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, ताकि उसके कदमों की आवाज बाहर ना जा सके। छत पर जाकर उसने सैम को फोन किया। अनजान नंबर सामने सोच समझ कर उठाया। सैम प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, मैं जैम के साथ नहीं रह सकती। वो कभी नहीं बदल सकते, रूह ने रोते हुए कहा। सैम को बेसाता उस पर तरस आया। वो नहीं चाहता था कि उसकी और जैम के बीच मासूम के साथ कुछ गलत हो। वो ये तो समझ चुका था कि रूह अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब उसे जान के पास रखना बेमकसद था। वो अपने मतलब के लिए एक मासूम का इस्तेमाल नहीं करता था। रूह तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं लोकेशन ट्रेस करके वहां पर पहुंचता हूँ, तुम बस वहां से निकलो, सामने से समझाते हुए कहा। लेकिन सर, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैं तो छत पर हूँ, आपसे चुप कर बात कर रही हूँ। बाहर लॉन में वो दोनों बैठी हैं, गाड़ी के करीब ड्राइवर खड़ा है, बाहर दरवाजे पर चौकीदार है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, उन्हें रोते हुए कहा। इसका मतलब था कि रूह के साथ हर वक्त कोई ना कोई था। छत के आगे पीछे देखो, कहीं तो कोई जगह होगी ना निकलने की, सामने से समझाकर कहा। तो वो छत से आगे पीछे वहां से निकलने की जगह ढूंढने लगी। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है जो बाहर छोटी सी डोर पर खुलता है, लेकिन छत उसे बहुत ही ऊंचाई पर है। मैं वहां से नहीं पहुंच सकती, सामने रूह ने बेबसी से कहा। रूह, फासले और ऊंचाई मत देखो, अगर तुम ये सब कुछ देखती रही तो वहां से कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारी लोकेशन पर पहुंचता हूँ, तुम अपना पासपोर्ट, वीजा और कार्ड उठाओ, और अगर मुमकिन हो तो स्मार्टफोन बंद कर चुका था और रूह हिम्मत जमा की और एक बार फिर से दरवाजा देखा। वो जल्दी से नीचे आई। शिफा का फोन एहतियात से उस जगह पर रखा जहां से उसे उठाकर लेकर गई थी। वो कमरे में आई और कमरे की सबसे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। फिर बेड पर लेटकर लाइट ऑफ कर दी। उसने बड़ी मुश्किल से अंधेरे में अपना पासपोर्ट, वीजा और कार्ड निकाला। सामने से कहा था कि जरूर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे वो हर वक्त तुम पर नजर रखता है। उसने सैम के आईडी के मुताबिक ही काम किया था। वो अपनी चीजें उठाकर एक बार फिर से आकर बेड पर लेट गई। रूम ने सारे कागज अच्छे से छुपाए और लाइट ऑन करके बेजारी से देखने लगी, ताकि वो ये दिखाने में कामयाब रहे कि उसे नींद नहीं आ रही और वो जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही है। फिर वो मुंह बनाती हुई बाहर निकल गई। वो एक बार फिर से घूमने लगी और चलते चलते एक बार फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो छत पर आई और अपनी सारी हिम्मत जमा करके आंखें बंद की और छत से कूद गई। अच्छी खासी चोट लगी थी, रोना भी बहुत आया, लेकिन इस वक्त अपने रोने का प्लान कैंसिल करती हुए दरवाजे की तरफ आई। कूदने की वजह से जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा था। वो दरवाजा खुलकर तेजी से बाहर की तरफ भागी, जहां पीछे उसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी उसके पीछे आ रही है। पलट कर देखा तो सैम अपनी गाड़ी के साथ उसके पीछे आ रहा था। वो भागकर उसकी तरफ आई, उसकी गाड़ी में बैठ गई। रूह, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसने रूह की क्लास देखते हुए कहा, जहां से खून निकल रहा था। चोट बहुत ज्यादा लगी है, हमें पहले हॉस्पिटल चलना होगा, सामने फिक्रमंदी से कहा, जबकि वो अपने आंसू रोके सिर्फ हाँ में गर्दन हिला गई। याम अपने ऑफिस में आया, जहाँ पे लैला को वो बहुत ही जरूरी काम देकर गया था। लैला, सब कुछ ठीक है ना? वो उसके करीब आकर पूछने लगा, जो उसकी सीट पर बैठी थी। उसे देते ही उठ खड़ी हुई। हाँ टेबल, सब कुछ ठीक है। रूह ने पहले सोने की कोशिश की, मगर उसे नींद नहीं आई, तो फिर आगे पीछे घूमने लगी और अब वो छत पर है। मेरा ख्याल से उसे इस वक्त अगर चप्पा चप्पा जात हो चुका होगा। लैला ने मुस्कुराकर कहा। जब अपनी सीट पर बैठकर उसको देखने लगा, उसे वो कहीं भी नजर आई। शायद वो छत पर थी और छत पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। उसने शिफा का फोन करके रूह को देखने का कहा, क्योंकि छत पर कोई भी ऐसी चीज ना थी जिसे वो नजारा बनाकर देख सकती। थोड़ी देर के बाद शिफा ने घबरा कर फोन करके उसे बताया कि रूह घर पर कहीं नहीं है। मैं तुम्हें उसके लिए माफ नहीं करूंगा सैम। जाम ने मुठ्ठियां बीचते हुए कहा। हीजर, मायरा को उठाओ। अब सैम को मैं इसी के तरीके से समझाऊंगा। जाम ने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जाम ने हुक्म के मुताबिक हिजर ने मायरा को स्कूल से पिक किया और अपने साथ ले आया। स्कूल वालों को मनाना हिजर के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो आसानी से उसे उसके साथ नहीं भेज रहे थे, लेकिन हिजर के लिए ये इतना भी मुश्किल ना था। उसने सिर्फ अपने पिस्तौल की नोक पर प्रिंसिपल के सर पर रखी और मायरा अब उसके साथ ही। लेकिन जहां हमने उसे अपने ऑफिस में लाने की बजाय सड़क पर लाने को कहा था। वो हमेशा से जान के दिमाग को समझ नहीं पाया था। वो हमेशा आधी बात करता था और आज भी यही हुआ। जाम ने आधी बात करके उसे हुक्म दिया जिसकी उसने तकमील कर दी थी। अब वो आगे क्या करना चाहता था, इस बारे में उसे कुछ भी ना पता था। मायरा को लेकर सर पर पहुंचा तो जाम प्यास के साथ था। प्यास सैम का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि प्यास के भाई हैदर को सैम ने गोली मार दी। बर्बत इलाज न होने की वजह से उसकी टांग काट दी गई और वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गया। अब वो
किसी भी तरह साम से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस मामले में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। साम कभी मेरा दोस्त था, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। उसने दोस्त होकर मेरे सीने में खंजर घोंपा है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। वो मेरे सारे असूलों से वाकिफ है। उसे पता है कि मैं अपने मतलब के लिए कभी उसकी बेटी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसे यकीन है कि मैं उसकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती हो। तुम चाहो तो उसे अपने भाई का बदला ले सकती हो। तुम साम से बदला पूरा कर सकती हो। ये साम की बेटी है। राम ने दूर से आती हुई मायरा की तरफ इशारा किया। मैं उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ये बात वो कभी नहीं मानेगा, और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके अपने साथ लेकर गया है। अब जब तक वो मेरी बीवी को वापस मेरे हवाले नहीं करता, तुम उसे उसकी बेटी नहीं दोगे। राम ने हुक्म दिया। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये भी तो हो सकता है ना कि मैं उसकी बेटी को ही मार डालूं। शाम को उसकी बेटी भी ना मिले और तुम्हारी बीवी भी ना मिले, और मैं अपने भाई का बदला भी ले लो। फ्याज ने हंसते हुए कहा, नहीं फ्याज, तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी होना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हारा? याम की बात सुनकर फ्याज उठकर खड़ा हो गया। मतलब ये कि याम कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तुम इस बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुम सिर्फ शाम को डराओगे। तभी मेरी बीवी घर वापस आने पर शाम को उसकी बेटी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिलेगा। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हारे को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? अब तुम जा सकती हो, याम ने ऑर्डर दिया। रूह के बाजू की हड्डी को चोट लगी थी, और चोट बहुत ही गहरी भी थी। ये तो शुक्र था कि बाजू टूटने से बच गया। साम उसके लिए काफी परेशान था। अगर शाम को पता चल जाता कि रूह के बाजू का ये हाल है तो वो न जाने क्या करता। शाम को उस छोटी सी लड़की पर तरस आ रहा था, जो एक आम से जिंदगी गुजारते हुए वो कहाँ आ पहुंची थी। रूह बहुत ज्यादा खूबसूरत ना थी कि जाम पहली नजर में उस पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन जाम की दीवानगी शाम की समझ से बाहर थी। वो उस लड़की को इतना कैसे चाहने लगा था। जाम ने तो कभी किसी और की हवाश ना की थी। अभी भी वो ये सब कुछ सोच रहा था कि उसका फोन बचा। नंबर अनजान था। उसकी जाप ऐसी थी कि उसे अपने फोन पर आने वाली हर कॉल उठानी पड़ती थी। हेलो, सैम ने फोन उठाकर कहा, अपनी बेटी की जिंदगी चाहती हो तो ड्राइवर की बीवी को उसके घर पर पहुंचा दो। फ्यास ने कहा, कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? सैम ने गुस्से से पूछा, मैं फ्यास हूँ, इंस्पेक्टर सैम, वही फ्यास जिसके भाई को सारी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया था तुमने। कोई बहुत ही पुरानी बात नहीं है। बस 5 माह पहले तुमने मेरे भाई को दोबारा उठकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, जबकि मेरा भाई ड्राइवर के कब्जे में। अगर तुमने अगले 1 घंटे में ड्राइवर की बीवी को उस तक ना पहुंचाया तो वो मेरे भाई की लाश मुझ तक पहुंचा देगा, और अगर मेरा भाई मरा ना इंस्पेक्टर सैम, तो तुम्हारी बेटी को भी समझो गई। अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जल्द से जल्द ड्राइवर की बीवी को उसके घर पर पहुंचा दो। फोन बंद हो चुका था, और जो सैम ये सोच रहा था कि अगर ड्राइवर ने रू के लिए उसकी कोई धमकी दी भी तो भी उसको या उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शाम अपने मतलब के लिए कभी किसी बेगुनाह को इस्तेमाल नहीं करता था, और अगर करे भी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन उसकी बेटी जान के पास नहीं बल्कि किसी बहुत ही बड़े गुंडे के पास थी, और अब सही मायनों में शाम के हाथ पैर फूल चुके थे। वो रूह के टिकट बुक करवाने वाला था। पाकिस्तान के डॉक्टर ने रूह को पट्टी बांधी और हाथ हिलाने से बिल्कुल भी मना कर दिया। वो कमरे में आया और रूह को काफी परेशान लगा। अभी वो हॉस्पिटल में थे। क्या हुआ सैम, आप इनसे परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? रूह ने पूछा। मायरा किडनैप हो चुकी है, सामने परेशानी से बताया। क्या? जाम ने रूह ने बेयकीनी से पूछा। अगर जाम करता तो मुझे कोई परेशानी ना होती, लेकिन ये काम जाम ने किया बल्कि बहुत ही बड़े गुंडे ने किया है। रूह मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। सैम बहुत ही परेशान था। सिर्फ जाम ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि फियाज का भाई हैदर शाम के कब्जे में है। उसने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक तुम्हें घर वापस ना पहुंचा देता तब तक तो फयाज के भाई को नहीं छोड़ेगा, और जब तक फयाज का भाई आजाद नहीं होगा तब तक मेरी बेटी वापस घर नहीं आएगी, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। और जो कुछ मैं जान के साथ कर चुका हूँ ना, अब जान मेरी मदद नहीं करेगा। सैम ने परेशानी से कहा, जान आपकी मदद जरूर करेंगे सैम, आप मुझे बस घर छोड़ें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी मुश्किल से तुम्हें वहां से निकाला है, और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें वापस वहां पर छोड़ आऊं अपनी बेटी के लिए? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। शाम मेरे शोहर हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या कर सकती है? रू ने कहा, धोखा देने वालों को जान से मार देता है वो। सामने समझाना चाह, मुझे डर नहीं, रू ने बेखौफी से उठते हुए कहा, जबकि शाम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कमायरा का ख्याल था। सैम आज अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी ना था कि वह रू को यहाँ तक लाकर वापस छोड़ जाएगा। इस वक्त वो शाम के घर के बाहर खड़े थे। रू, एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़कर जाना चाहिए। मैं कोई और तरीका निकालता हूँ मायरा को बचाने का। नहीं सैम, शाम कोई मेरे लिए गैर नहीं है कि मुझे उनके साथ डर लगेगा। जरा सोचे, मायरा के साथ में होगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। शाम को समझाऊंगी कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उनसे अलग चाहती हूँ, और वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे उनसे अलग होना ही पड़ेगा ना। वो तलाक के बगैर तो कहीं नहीं जा सकती। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इतना बड़ा फैसला उसने कब किया, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि जाम कभी ये काम नहीं छोड़ने वाला था, और एक कातिल के साथ इस एक आम जिंदगी गुजारने वाला ख्वाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता था। वो सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि जाम के लिए भी परेशानी का सबब थी। जाम अलग दुनिया का वासी था, और वो दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते थे। अगर जाम
यह सब कुछ छोड़ नहीं सकता था तो रूबी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जो दिन रात लोगों को कत्ल करे।